Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum Pakistan. Welcome to the vodcast on a new series of talks, sessions and different experiences, the common voice. Ladies and gentlemen, my name is Sayyid Hussain Haider. मेरा नाम सईद हुसैन हैदर है और मैं एक प्रोफेसर हूँ, एक वकील हूँ और एक सोशल वर्कर हूँ। पिछले 30 सालों से मैं पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मैं फलाही काम कर रहा हूँ। बहुत सारे मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी और अंदरूनी इदारों के साथ, और ये जो मुख्तलिफ फलाही काम है ये उन गरीब लोगों के लिए, उन मुस्तकिम लोगों के लिए और जितने भी हमारे दूर दराज इदारों में और दूर दराज इलाकों में लोग हैं उनके लिए जो है मैं काम कर रहा हूँ और उसी के साथ वकालत भी कर रहा हूँ और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ा भी रहा हूँ। मेरा नाम सईद हुसैन हैदर है और ये जो पॉडकास्ट है ये द कॉमन वॉइस आपके लिए बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और बहुत सारे मेहमान लेके आएगा। और इसके अंदर हम लोग आपको मुख्तलिफ तरीकों से ज़िंदगी कैसे बेहतर तरीके से गुजारी जा सकती है और किस तरह जो है आप मुख्तलिफ काम कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं और उसके अलावा आपको बहुत सारे यहाँ पे मशवरे, टोटके और उसके अलावा ये भी होगा कि आपको बहुत सारी मोटिवेशनल टॉक्स भी मिलेंगी। सो आज का पहला दिन द कॉमन वॉइस आप लोगों के लिए। आज हम लोग जो हैं एक आपको कहानी सुनाएंगे, मगर उससे पहले आपको एक कोटेशन, नथिंग कैन विदस्टैंड द पावर्स ऑफ ए डिटर्मिन्ड एंड रेजोल्यूट माइंड, बैरियर्स फॉल, एवरीथिंग सकम्स, इफ पॉजिटिवली इंस्पायर्ड द वेरी गेट्स ऑफ हेवन ओपन। तो ढूंढने से तो खुदा मिल जाता है, अगर निकलो तो। बहुत दफ़ा ये होता है कि हम ये सोचते हैं कि शायद ये मुमकिन नहीं है, शायद ये बहुत मुश्किल है, शायद हमारे पास वसाइल नहीं है, शायद हमें हमारी तकदीर नहीं है। हो सकता है कि हम किसी इम्तिहान में हों और फिर हम लोग डर जाते हैं और उस रास्ते पे नहीं चलते, उस मंजिल की तरफ हम लोग नहीं चलते। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रब पे यकीन रखें और अपने अंदर वो जोश, जज्बा और जुनून लेके आएं जिससे हम वो सारे ख्वाब पूरे कर सकते हैं जो कि नामुमकिन लगते हैं। इसी तरह एक छोटा सा बच्चा था जो कि हैदराबाद के एक गांव से उसका तल्लक था और बहुत सारी मजबूरियों की वजह से, बहुत सारी जो है हालात की मजबूरियों की वजह से वो और उसका ख़ानदान जो है वो हैदराबाद छोड़ के वो पहले मलेशिया गए और फिर सिंगापुर गए और उसने वहाँ पे तालीम हासिल की, वहाँ पे स्कॉलरशिप्स ली, वहाँ पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल की और उन सब तकलीफ़ के थ्रू गुज़रते हुए और मुश्किलों का रास्ता और कांटों के रास्ते के ऊपर से गुज़रते हुए उसने जो उनका कंपटीशन का इम्तिहान है वो दिया और वो उनके फॉरेन सर्विस के अंदर सिलेक्ट हो गया, सिंगापुर के फॉरेन सर्विस के अंदर। तो आप देखें, हैदराबाद से चले, बहुत सारी मजबूरियाँ, बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी दीवारें और कांटे, और फिर जो है सिंगापुर, वहाँ पे तालीम हासिल की, स्कॉलरशिप लिए और कंपटीशन के एग्ज़ाम के अंदर से वो फॉरेन सर्विस ऑफ सिंगापुर के अंदर आ गए। उन्होंने और मेहनत की और उसके अंदर से फिर आहिस्ता 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 वो सिंगापुर के एम्बेसडर बन गए और एम्बेसडर बनने के बाद जो है वो सिंगापुर के परमानेंट फॉरेन सेक्रेटरी बन गए, जो कि सबसे हाईएस्ट पोजीशन उनके सिविल सर्विस के अंदर थी। और उसके बाद वो यूएन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने और जब उन्होंने अपनी सिविल सर्विस का इख्तिताम किया तो वो एडवाइज़र बन गए ली कॉन यू, जो कि फाउंडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर के एडवाइज़र बन गए। और इस तरीके से उन्होंने सिंगापुर के लिए खिदमत की कि सिंगापुर जो है वो एक बहुत गरीब मुल्क से आहिस्ता 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 जो है बहुत सारी दहाइयों के बाद जो है वो एक तरक्की पजीर मुल्क बन गया। और
उसकी जो काविश थी और मेहनत थी वो दुनिया के अंदर जो है वो मानी जानी लगी। और फिर ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने, जो लूला डी सिल्वा, जो ब्राज़ील के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो फिर उसको ख़ास तौर पे इनवाइट किया और वहाँ जाके वो एडवाइज़र लगे और ब्राज़ील की जो इकॉनमी है और जो ब्राज़ील के जो मामलात हैं उनको ठीक किया। और फिर उनको एक बहुत जो है एक अहम पोजीशन, ख़ास तौर पे दुनिया के अंदर जो ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी है, वो हार्वर्ड स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के बाद जो है ना समझा जाता है कि सेकंड बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, उसके वो डीन लग गए और उन्होंने पूरी दुनिया की लीडरशिप को जो है वो ग्रूम करना शुरू किया। इस सारे कहानी के अंदर और इस सारे रास्ते के अंदर जो है उन्होंने एक किताब भी लिखी और वो किताब का जो उन्वान है, कैन एशियंस थिंक। तो ये जो किताब है ये बेसिकली एक किताब है, एक सफ़रनामा है। और अगेन जो है वो उसका उन्वान और जो उसका कंटेंट है उससे ये पता चलता है कि जितनी भी दुनिया के अंदर ज़्यादातर तरक्की जो आई है वो असल में एशिया से आई है। और एशियंस ही क्रिएटिव हैं और एशियंस ही जानदार तरीके से मेहनत करते हैं, जिससे ना सिर्फ एशिया को फ़ायदा होता है बल्कि पूरी दुनिया को फ़ायदा होता है। सो ये जो शख्स हैं, ये जो लीडर हैं, ये जो रोल मॉडल हैं और ये हमारे जो सरजमीन पाकिस्तान से जो एक नौनिहार बच्चा जो है वो उठ के एक ग्लोबल लीडर और फिर लीडर्स का जो है वो उस लीडरशिप इंस्टीट्यूट का सरबराह बना, उनका नाम है किशोर महबूबानी। किशोर महबूबानी साहब सन ऑफ द सॉइल हैं, हमारी मिट्टी से, और इस मिट्टी से फिर वो आगे गए और आपने देखा कि कैसे उन्होंने जो है ना मुख्तलिफ दुनिया भर के अंदर जो हैं वो एजाज़ात लिए और बहुत अहम पोजीशंस के ऊपर काम किया और बहुत सारे मुल्कों को एक बेहतर रास्ते पे चलाया। तो इसी तरह सदर मुशर्रफ के दौर में प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज़ ने उनको पाकिस्तान जो है वो मदऊ किया और उनको कहा कि जी आप जो है ना, जो आपके पूरी दुनिया के तजर्बे हैं और आपके अंदर जो इतनी सारी सलाहियतें हैं, वो आके हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, उनके साथ शेयर करें ताकि जो है हम लोग आगे बेहतर तरीके से चल पड़ें। तो किशोर महबूबानी साहब आए और मुझे इस चीज़ का एजाज़ मिला कि मैं उनका उस वक्त प्रोटोकॉल ऑफिसर था और उनके साथ जो है जिधर भी वो जाते थे मैं साथ जाता था, तो उसकी वजह से मैंने उनसे बड़ा कुछ सीखा, उनसे मैं इंस्पायर हुआ। और जो है जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि जो उनकी किताब है कैन एशियंस थिंक, उन्होंने जो है ना उसके ऊपर मेरे लिए एक स्पेशल मैसेज लिखा और वो मुझे जो है ना वो गिफ्ट की। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बेसिकली अगेन उसके अंदर मैं आपको दो जो उनकी बड़ी अहम कहानी हैं जिससे पता चलता है कि जिस कौम के अंदर या जिस शख्स के अंदर वो जज्बा होगा, वो जुनून होगा, वो हिम्मत होगी और वो उसके ऊपर लग जाएगा या लग जाएगी, तो तकदीर खुद ही बन जाती है। और उसी तरह जैसे रब ताला फरमाते हैं कि मैं उसी कौम की मदद करता हूँ जो कौम खुद चाहती है कि वो आगे बढ़ सके, और मैं उसी शख्स की जो है वो तकदीर तब्दील करता हूँ जो खुद चाहता है कि वो अपनी तकदीर को तब्दील करे। तो इसी तरह किशोर महबूबानी साहब ने दो बड़ी इम्पोर्टेंट जो है ना वो स्टोरीज बताई। सबसे पहले तो स्टोरी थी कि एक ऐसा मुल्क जो कि एक जजीरा है और उसका जो साइज़ है वो शहर लाहौर से भी आधे से कम है, क्योंकि शहर लाहौर जो है वो 1711 स्क्वायर किलोमीटर है और जो सिंगापुर है वो 700 स्क्वायर किलोमीटर है। शहर लाहौर की आबादी अब तकरीबन 15 मिलियन है और सिंगापुर की आबादी 5.2 मिलियन है। तो उन्होंने इसकी स्टोरी सुनाई कि सिंगापुर जिसके पास कोई वसाइल नहीं थे, अब पानी पीने तक नहीं था, वो भी मलेशिया से उनको मंगवाना पड़ता था, छोटी सी आबादी थी, कोई फर्टाइल लैंड नहीं था, कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कुछ भी नहीं था।
एक ऐसा मुल्क जिसके पास कोई वसाइल नहीं, और जिसके पास कोई वसाइल नहीं तो शायद कोई मुस्तकबिल भी नहीं, मगर उस वक्त के जो लीडर्स थे अंडर ली कुआन यू जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ बैठ के उन्होंने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो बहुत कुछ सोचने के बाद उन्होंने कहा कि हमें जो है तालीम के ऊपर जो है ना वो फोकस करना चाहिए। तो उन्होंने तालीम के ऊपर फोकस किया, पूरी दुनिया के एजुकेशनल सिस्टम्स को स्टडी किया, उसके अंदर से जो है ना उन्होंने जो वहाँ की मुख्तलिफ एजुकेशनल सिस्टम्स के अंदर से जो अच्छाइयाँ थी उनको इकट्ठा किया और अपना एक सिंगापुर एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया, जो अब जब हम देखते हैं तकरीबन 50 साल बाद जो है हम ये देखते हैं कि अब दुनिया का टॉप एजुकेशन सिस्टम है। वो लोग एजुकेशनल टूरिज्म करते हैं, वो लोग हेल्थ टूरिज्म करते हैं, पूरी दुनिया से लोग उधर जाके पढ़ते हैं। जो उनका नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है वो टॉप 10 में है, जो उनका नैंगयांग यूनिवर्सिटी है वो जो है टॉप 15 में है, और अगेन उनके बहुत सारे इदारे हैं जैसे ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी है वो नंबर 2 पे है, सिंगापुर सिविल कॉलेज जो है सिविल सर्विस कॉलेज वो भी जो है ना टॉप 3 इंस्टीट्यूशंस के अंदर समझा जाता है। और इसी तरह बहुत सारे उनके कमाल के इदारे हैं जो पूरी दुनिया से लोग आके वहाँ पे पढ़ते हैं। और शुरू किया उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम रख के जो है वो आगे चलते रहे और आगे बढ़ते रहे। और आप ये देखें कि वो एक छोटा सा जो मुल्क जो पीने का पानी भी इंपोर्ट करता है, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी क्रिएट की, और उस नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की बेस के ऊपर उन्होंने नॉलेज इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स और नॉलेज प्रोसेसेस डेवलप किए, और उन प्रोसेसेस के लिए नॉलेज एम्प्लॉयज और इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी कैपेसिटी बनाई, जिन्होंने इंटेलेक्चुअल कैपिटल जनरेट करके एक साइक्लिक प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट जो है उसको इनिशिएट किया और उसको प्रोटेक्ट किया थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। वो एक पूरी एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी और सिस्टम क्रिएट की, और वो मुल्क जो है उसका पर कैपिटा जो है इनकम वो दुनिया के टॉप कंट्रीज में है, मोर देन $70,000 पर एनम, और प्लस जो है ना हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन एक्सेस सरप्लस फंड्स। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है उसके पास तकरीबन 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर लैंड है, सॉल्ट से लेकर यूरेनियम तक है। उसके अलावा हमारे पास वन ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट एंड बिगेस्ट आर्मीज है, हमारे पास हिमालयाज है, काराकोरम है, हिंदू कुश है, हमारे पास कोस्टल लाइन है पूरी की पूरी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स की, हमारे पास ऑल सीजन्स हैं, ऑल टाइप ऑफ टेरेन है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट इरिगेशन सिस्टम है, डैम्स हैं, मोटरवेज हैं, टेलीकॉम है, सब कुछ है। मगर हम लोग जो हैं अभी तक तरक्की सही तरह से नहीं कर सके। और दूसरा ये है कि हमारे मुल्क में गुर्बत है, और जो हमारा तालीम का निज़ाम है वो धर्म भरम है। क्यों? वाई? क्योंकि हमने ना तो वो सही नीयत की, और ना हमने अपने रिसोर्सेज को सही तरह से फोकस किया, और ना ही हमने जो सबसे अहम रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स को इज्जत दी, और उसको जो है पॉलिश करने की कोशिश की थ्रू एजुकेशन, थ्रू ट्रेनिंग, वो हमने नहीं की। और ये लेसन जो है किशोर महबूबानी साहब ने दिया कि जब कौमें जो हैं वो आगे बढ़ती हैं और एक फोकस्ड अप्रोच के साथ एजुकेशन को अपने हाथ में लेती हैं और एजुकेशन के थ्रू जो है वो तरक्की करती हैं, तो फिर उनकी इकॉनमी चेंज हो जाती है, उनकी तकदीर चेंज हो जाती है, उनकी डेस्टिनी चेंज हो जाती है, और वो एक तरक्की पजीर मुल्क बन जाते हैं। और उन्होंने यही एडवाइस की कि दैट इज द वे फॉरवर्ड। और किशोर महबूबानी हमारा ही सन ऑफ सॉइल है, और उसने ये एडवाइस की। प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही किसी ने उनसे पूछा कि सर, ये तो आपने कहानी सुना दी हमें सिंगापुर की, और आपने बताया कि कैसे हम तरक्की कर सकते हैं, बट इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है? तो किशोर महबूबानी साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है एक सेशन कंडक्ट कर रहे थे, और पूरे पाकिस्तान से लीडरशिप आई हुई थी, टॉप लीडरशिप, हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। तो वहाँ पे उनसे सवाल हुआ कि जी आपने ये कंपैरिजन तो कर दिया सिंगापुर और पाकिस्तान का, और ये भी बता दिया कि सिंगापुर ने तरक्की कैसे की, मगर और क्या चीज़ है जो कि ज़रूरी है
कि एक कौम तरक्की करे या एक फर्द तरक्की करे? तो उसका एक बहुत सादा सा जवाब किशोर महबूबानी साहब ने दिया, और वो जवाब असल में एक सवाल की सूरत में था, जिसको हम अंग्रेजी में रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि गाड़ी की रफ्तार कैसे जो है उसकी पैमाइश कैसे होती है? तो फिर किसी ने कहा माइल्स पर आवर, MPH। तो किशोर साहब ने कहा हां। तो सिंगापुर ने MPH मॉडल को फॉलो किया। अब ये जो MPH मॉडल है, इससे क्या बनता है? M से बनता है मेरिट, P से बनता है प्रैग्मेटिज्म या प्रैक्टिकल अप्रोच, और H से बनता है ऑनेस्टी। उन्होंने कहा ये तीन फंडामेंटल वैल्यूज सिंगापुर ने, जब से वो इंडिपेंडेंट हुआ 1965 से, उन्होंने तहिया किया कि हम लोग मेरिट के ऊपर जो है हर काम करेंगे और फैसले करेंगे। हम लोग आइडियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे, प्रैग्मेटिक होंगे। और थर्डली, हम लोग जो हैं ऑनेस्टी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब ये कहना तो बहुत आसान है, मगर इसको अमली तौर पे जो है वो अपनाना और फिर पूरी कौम पे अपनाना, तो उसका जो है फिर किशोर साहब ने एग्जाम्पल दिया। मेरिट का एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया कि जी सिंगापुर में जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जितने भी लोगों को नौकरियां मिलती हैं, वो मेरिट पे होती हैं। ना कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, ना कोई बायस होता है, ना कोई सिफारिश चलती है, ना कोई दोस्ती होती है। जो मेरिट के ऊपर आएगा उसी को नौकरी मिलेगी। और उसने कहा कि उसका एक जो नमूना है वो खुद हैं, हालांकि वो पाकिस्तानी हैं, बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान, मगर उन्होंने सिंगापुर के हाईएस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप को जो है बेसिकली अडॉप्ट किया, बिकॉज हर फैसला मेरिट पे होता है। और ये जो मेरिट है, ये सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के लिए नहीं होता, ये कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए होता है, ये बिजनेस के लिए होता है, ये गवर्नमेंट के लिए होता है। और हर फैसला जो है वो एक मेरिट बेस्ड डिसीजन होता है, फैसला होता है, जो कि एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड होता है, और उसी के ऊपर फिर मेरिट बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है। प्रैग्मेटिज्म का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, तो वो दिया अपने एजुकेशन सिस्टम का, कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि जी हम अपना एक एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं जो किसी के पास और नहीं है। उन्होंने यही एग्जाम्पल दिया जो मैंने आपको शुरू में भी थोड़ा सा बताया, कि उन्होंने अपने एक्सपर्ट्स लगाए और वो सारे उन्होंने डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम्स स्टडी किए। उन सिस्टम्स को स्टडी करके उन्होंने कुछ जो सिस्टम्स हैं, एजुकेशन सिस्टम्स, उनके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको इकट्ठा किया और फिर उसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, एंड देयरफॉर दैट वाज ए प्रैक्टिकल अप्रोच। ऑनेस्टी के अंदर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ऑनेस्टी हैज टू बिगिन फ्रॉम द टॉप, ऊपर से शुरू होनी पड़ती है। हम लोग जो है नीचे से शुरू करते हैं, उन्होंने कहा ऊपर से शुरू होनी पड़ती है। कैसे? उन्होंने बताया कि एक मिनिस्टर जो कि बहुत मेहनती थे, बहुत मेहनत से काम करते थे, और जो है वो हर वक्त काम करते रहते थे। तो उनका एक दोस्त आया और उस दोस्त ने उनको कहा कि तुम इतनी मेहनत से काम करते हो बट तुमने कभी छुट्टी नहीं काटी। तो उसने कहा कि मेरे पास वसाइल नहीं है। उसने कहा मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूं, अगले साल तुम मेरे पास जो है ना आ जाना अपने फैमिली को लेके, और मैं तुम्हारा दोस्त हूं तो मैं तुम्हारा जो है ना पूरा ट्रिप का जो है एक्सपेंस बेयर कर लूंगा। वो मान गए, वो चले गए। उस शख्स का कोई कारोबार सिंगापुर में नहीं था, मगर जो है वो मिनिस्टर जो है वो सैर करने चले गए अपनी फैमिली के साथ। जब वापस आए तो उनके प्रोटोकॉल ऑफिसर ने उनको एक लेटर दिया, और उसके ऊपर ये था कि वो मिनिस्टर नहीं है, और अब जो है ना उनके ऊपर एक इंक्वायरी शुरू हो गई है। वो मिनिस्टर साहब जो हैं वो डायरेक्टली जो है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट गए और ली कुआन यू से पूछा कि जी ये क्या है। तो ली कुआन यू ने उनसे पूछा कि तुम मुझे ये बता दो कि ये जो तुम जिस ट्रिप पे गए हो, इसके रिसोर्सेज, इसके वसाइल कहाँ से आए, तुमने कैसे अफोर्ड किया ये ट्रिप, तुम्हारी जो तनख्वाह है इससे ये ट्रिप नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि जी मेरे दोस्त ने स्पॉन्सर किया। तो ली कुआन यू ने कहा कि यही दोस्त होगा जो एक दिन तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारे से कोई ना कोई फेवर लेगा, और तुम उसको फेवर दोगे और उसकी कॉस्ट सिंगापुर को भरनी पड़ेगी। इसलिए तुम घर नहीं जा रहे, तुम जेल जा रहे हो। ये भी करप्शन है।
सो ऑनेस्टी बिगिंस एट द टॉप। ईमानदारी ऊपर से शुरू होती है। हमें ईमानदार प्राइम मिनिस्टर चाहिए, हमें ईमानदार वुज़रा चाहिए, हमें ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, हमें ईमानदार एम्प्लॉयज़ चाहिए, हमें ईमानदार लीडर्स चाहिए, हमें ईमानदार यूथ चाहिए। बगैर ईमानदारी के तरक्की नहीं हो सकती। यूनाइटेड नेशंस का एक कॉल है, करप्शन ईट्स इनटू द फैब्रिक ऑफ ए नेशन लाइक कैंसर। बेईमानी दीमक की तरह एक कौम को खोखला कर देती। इस बेईमानी को और इस करप्शन को और इस झूठ और फरेब को एक कौम की हैसियत से हमें खत्म करना पड़ेगा, आहिस्ता 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 आहिस्ता, इंशाअल्लाह। तब हमारी कौम तरक्की करेगी, तब हमारी कौम से गुर्बत खत्म होगी, तब हमारी कौम से अफलास खत्म होगी, तब हमारी कौम से भूख खत्म होगी, तब हमारी कौम तरक्की करेगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थी स्टोरी किशोर महबूबानी और सिंगापुर की। कैसे एक शख्स ने तरक्की की और बहुत सारी मुल्कों के ऊपर छा गया, और कैसे एक कौम ने तरक्की की और वो एक मुकम्मल तरक्की पजीर मुल्क बन गया, और उस कौम को पूरी दुनिया जो है वो फॉलो कर रही है। उनके इंस्टीट्यूशंस को, उनके रोल मॉडल्स को, उनके सिस्टम्स को और उनके प्रोसेसेस को। हमारी 22 करोड़ की आवाम बहुत कुछ कर सकती है अगर हम इरादा कर लें, बहुत कुछ कर सकती है अगर हम नियत कर लें, बहुत कुछ कर सकती है अगर हम लोग सच बोलें और ईमानदारी से काम करें, बहुत कुछ कर सकती है अगर हम अपने अंदर से बदनीयती को खत्म कर दें। मैंने शुरू किया कोटेशन से, खत्म भी कोटेशन से करूंगा। Nothing can withstand the powers of a determined and resolute mind. Barriers fall. Everything succumbs. If positively inspired, the very gates of heaven open. ढूंढने से तो खुदा मिल जाता है, अगर निकलो तो। आइए निकलते हैं अपने कौम के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने लिए, द कॉमन वॉइस। बहुत शुक्रिया।